सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है या हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी के बारे में जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, मानव का विकास दो कारकों से होता है। पहला है जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। तो जैविक कारक या जैविक विकास का दायित्व माता पिता वंशानुक्रम पर होता है, यानी कि जो बच्चों का जैविक विकास होता है या जैविक कारक होता है उसका दायित्व उनके माता पिता का होता है, यानी कि जो माता पिता के जीन्स होते हैं वह बच्चों के अंदर आते हैं तो वह वंशानुक्रम होता है। अब देखिए, सामाजिक कारक में क्या होता है, सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो किसी भी व्यक्ति का विकास किस पर निर्भर करता है, अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसमें, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास, या किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले वंशानुक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में, और फिर हम वातावरण के बारे में भी पढ़ेंगे। वंशानुक्रम की विशेषताएं और वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको हम पहले जानेंगे। देखिए, वे सभी तत्व जो बालक को उसके माता पिता से, उसके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वह वंशानुक्रम कहलाते हैं। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है, यानी कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं अगर बच्चे के अंदर भी आ जाती हैं तो वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। और ये किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है। फिर रूथ बेंडिक्ट ने क्या कहा है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं, तो वंशानुक्रम कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। माता पिता से जो भी गुण बच्चे को मिलते हैं वह क्या होते हैं, वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या, चलिए देखते हैं। मानव शरीर कोशों का योग है, यानी कि सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है मानव का शरीर। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश कहते हैं। मनुष्य के शरीर का जो आरंभ होता है वो केवल एक कोश से होता है जिसे हम संयुक्त कोश कहते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री के कुल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरीके से 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक बार आप लोग के यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष और स्त्री के कुल मिलाकर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। अब देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम, या वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत है। देखिए, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या इनको सिद्धांत भी आप कह सकते हो, समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का नियम, विभिन्नता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, या मेंडल का नियम। ये 6 नियम है वंशानुक्रम के, और ये जब आपको याद रहेंगे तभी आप ऑप्शन कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से पूछता है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो जब आपको 6 के 6 याद रहेंगे तब आप इसमें से उस एक को अलग कर पाओगे। तो समानता का नियम क्या है, प्रत्यागमन का नियम क्या है, बीज कोश की निरंतरता का नियम क्या है, विभिन्नता का नियम क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या है, या फिर मेंडल का नियम क्या है। अब इन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समानता का नियम दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान भी होती है, यानी कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो पूरी तरीके से बच्चे को मिल जाते हैं। जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार का बच्चा भी होता है, यानी कि जैसे माता पिता का नेचर होता है, अगर माता पिता खिलाड़ी हैं तो बच्चा भी खिलाड़ी होता है, या फिर ये कहें कि माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चा भी शांत स्वभाव का ही होता है।
तो यह होता है समानता का नियम। यह वंशानुक्रम का पहला नियम हो गया। दूसरा है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो एक ही माता अगर एक माता पिता है और उनके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों में एक सांवला भी हो सकता है, एक का रंग थोड़ा फेयर हो सकता है, ये कह सकते हैं हम। या फिर ये कह सकते हैं कि एक बच्चा अधिक शरारत करने वाला है, एक शांत रहने वाला है। तो एक ही माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं ना। तो इसे ही कहते हैं विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इसके बाद है प्रत्यागमन का नियम। ये तो बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन में देखिए, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अगर माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चा क्या होगा? बच्चा बहुत बोलने वाला होगा। या फिर माता पिता अगर डॉक्टर हैं तो बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता होगा। तो इस तरीके से जो बच्चे जो चीजें बच्चे के अंदर, जो माता पिता के अंदर होती हैं, वह बच्चे के अंदर नहीं होती, यानी कि बच्चे के अंदर विपरीत गुण पाए जाते हैं माता पिता के। तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम। इसके बाद चौथा नंबर है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। देखिए, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उसकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जैसे किसी बच्चे के माता पिता हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। वो पहले बहुत गरीब थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने बिजनेस किया, उनका बिजनेस आगे निकल गया और धीरे धीरे वो बहुत धनी हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर माता पिता ने क्या किया, अपने जीवन में बहुत मेहनत किया ना, बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की। लेकिन उनके बेटे ने क्या किया या उनकी बेटी ने क्या किया, उन्होंने वह गलत चीजों में पड़ गए, वो ऐसी चीजों में पड़ गया जिससे उन्होंने क्या किया, जो संपत्ति उनके माता पिता ने इतने मेहनत से अर्जित की थी, वह संपत्ति उन्होंने क्या की, गंवा दी। तो इस तरीके से माता पिता ने क्या क्या अर्जित किया, माता पिता ने अपने जीवन काल में बहुत अधिक मान सम्मान भी अर्जित किया, धन भी अर्जित किया, लेकिन उनके बच्चों ने क्या किया, वह सब गंवा दिया। यानी कि जो माता पिता के गुण थे वो बच्चों को नहीं मिले, या जो गुण या जो जो फेम, जो मनी उनके माता पिता को मिली, वह उन बच्चों को नहीं मिल पाई, क्योंकि उनकी आदतें बुरी थी, उनकी लत बुरी थी। अब देखिए, इसके बाद बीज कोष की निरंतरता का नियम क्या होता है। 5वें नंबर पर है बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछेगा कि बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया, तो बीजमैन ने दिया है। बीज बीज दोनों में आ रहा, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और बीज कोष की निरंतरता का नियम कौन सा नियम है, तो वंशानुक्रम का नियम है। ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। बीज कोष की निरंतरता का नियम वंशानुक्रम का एक नियम है, और इसमें कहा गया है कि बच्चे को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यह बीज कोष की निरंतरता का नियम है। अब इसके बाद मेंडल का नियम हम देखेंगे। मेंडल का नियम क्या है, मेंडल्स लॉ। मेंडल नामक पादरी ने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर की संख्या में मिलाकर बोई। उन्होंने बड़ी मटरें और छोटी मटरें क्या की, बराबर की संख्या 50% ये वाली बड़ी वाली, 50% छोटी वाली लेकर के इन्होंने क्या किया, मिला करके बो दिया। अब देखिए, उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जाति की थी, यानी कि ना तो वो छोटी थी ना तो वो बड़ी थी, वो क्या निकल गई, मिडिल निकल गई, यानी कि दोनों की संकर निकल गई। तो इस तरीके से फिर उन्होंने क्या किया, ये जो संकर मिली, जो संकर प्रजाति मिली मटर की, अब इन संकर मटरों को फिर से बो दिया। इन्होंने क्या किया, फिर से जमीन में बो दिया इनको, और इस प्रकार उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में उन्हें ऐसी मटरें मिली जो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध थी, यानी कि संकर को बोने के बाद भी जब इनको बैठाया गया तो फिर धीरे 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 शुद्ध मटर मिलनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से संकर जाति से ही क्या इन्होंने प्राप्त किया, शुद्ध मटरें प्राप्त की। तो यह था मेंडल का नियम। तो मेंडल का नियम भी वंशानुक्रम का ही नियम कहलाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो आपने वंशानुक्रम देख लिया, अब हम वातावरण के विषय में देखेंगे। वातावरण का बहुत बहुत योगदान होता है बच्चे के जीवन पर। दोस्तों, जो वातावरण होता है इसका प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ता है, सबसे पहले मूल शक्तियों पर पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर पड़ता है, दूसरे नंबर पर
तीसरे नंबर पर प्रजाति की श्रेष्ठता पर पड़ता है और इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे व्यावसायिक योग्यता पर पड़ता है। तो मूल शक्तियों का मतलब क्या है, प्रजाति की श्रेष्ठता का मतलब क्या है, या व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव क्या है, पहले हम इतना समझ लेते हैं। मूल शक्तियों का क्या मतलब है। आप सोचिए, जब मानव जाति का प्रारंभ हुआ, मानव सभ्यता शुरू हुई, उस समय जो मनुष्य था वो शिकारी था, वो जानवरों को मारकर क्या करता था, खाता था, वही उसके भोजन थे। धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू किया। ये सब चीजें क्या है, जो मूल शक्तियां थी, धीरे धीरे उसको इन्होंने क्या किया और बढ़ाने की कोशिश की। तो जो वातावरण है, जब मनुष्य जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, अपने वातावरण से तो सीखता है। तो वातावरण में उसे जो जो चीजें दिखती गई, जो जैसे जैसे उसका दिमाग काम करता गया, वैसे वैसे व्यक्ति ने क्या किया, अपनी मूल शक्तियों को और बढ़ाया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। दोस्तों, आपको पता है कि जो मानव जाति थी, वो पहले के लोग कैसे थे। पहले के लोग, आपको पता है कि जो पहले मानव थे वो बहुत ही झुक करके चलते थे। उनकी जो बनावट थी कुछ कुछ बंदरों की तरह थी, यानी कि बंदरों को इसलिए मनुष्य का पूर्वज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो प्रजाति है वो क्या हुई, धीरे 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 विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे मनुष्य के शरीर में भी क्या होता गया, बदलाव होता गया। सोच और बुद्धि भी क्या हुई, बढ़ती गई। तभी तो आज मनुष्य ने क्या क्या चीजें नहीं आविष्कार, किन किन चीजों का आविष्कार नहीं कर लिया है। आज आपके सामने हर वो सुविधा है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। तो इस तरीके से प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव कैसे पड़ता है। सोचिए, किसी व्यक्ति के पास एक छोटी सी दुकान है। छोटी सी दुकान में उसने खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। फिर धीरे धीरे जब उसने अपने ग्राहकों को जो भी सामान उन्होंने मांगा उसको बेहतर क्वालिटी में दिया, तो धीरे धीरे उसके जो ग्राहक थे वो बढ़ते चले गए। तो जब ग्राहक बढ़ेंगे तो ये दुकान क्या हो गई, और बड़ी हो गई। इस एक दुकान से उसके पास 4 दुकानें हो गई। तो इस तरीके से अगर वातावरण अच्छा है, आपने अच्छे से अपने आसपास के लोगों से मित्रवत व्यवहार किया है, अपने आसपास के लोगों का सहयोग किया है, तो आपका व्यवसाय भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, आपके वातावरण, आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो आपसे कांटेक्ट में हैं, जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, वही तो वातावरण है। तो इस तरीके से वातावरण क्या, व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको पता ही है, चाहे नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सब क्या है, ये एक तरीके से क्या है, सामाजिक चेहरे ही तो हैं। हमारे समाज को क्या करते हैं ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, आप कह सकते हो। तो इस तरीके से सामाजिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पता है इतने सारे हीरो हीरोइंस हैं या नेता हैं, इन सबको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिए, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का बिल्कुल पड़ता है। इसके बाद चरित्र पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। आपको पता है कि आपके आसपास जैसे व्यक्ति रहेंगे, आपका चरित्र भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मित्र हैं वो अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मित्र मंडली अच्छी है, आपकी संगति अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा करोगे अपने जीवन में। तो चरित्र का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है वातावरण से। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा। यानी कि अगर आपका वातावरण अच्छा है, आपकी परवरिश अच्छी की गई है, आपको संस्कार दिए गए हैं, तो आपका चरित्र भी अच्छा बनेगा। आपके आसपास के लोग अगर अच्छे हैं तो आपका चरित्र भी अच्छा ही होगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता भी उन्हीं की तरह होगी। फिर है महानता पर प्रभाव। तो महानता पे प्रभाव बिल्कुल पड़ता है वातावरण का, क्योंकि हम जीवन में जो भी चीजें सीखते हैं, अपने विद्यालय से, अपने आस पड़ोस से, अपने मित्रों से, कहीं से भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसी से तो व्यक्ति महान बनता है। तो इस तरीके से जीवन में आकर के हम वातावरण से ही तो सीख करके महान बनने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर ये कहें जो भी व्यक्ति महान बनता है, वह अपने वातावरण से ही तो बनता है, आसपास के लोगों से सीख करके ही तो बनता है। फिर वृद्धि पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव वृद्धि पर भी पड़ता है। वातावरण हमारे चारों ओर का आवरण, या फिर ये पर्यावरण से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हो अपने ही देश में अलग अलग राज्यों में आप देखोगे, कहीं कहीं लोगों की हाइट लंबी होती है, कहीं छोटी होती है, कहीं किसी के स्किन का कलर दूसरा है, कहीं दूसरा है। तो इस तरीके से वृद्धि की बात अगर हम करें, तो हाइट की बात हम करते हैं, तो अलग अलग राज्यों में क्या, लोगों की हाइट पर भी अलग अलग, आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए तो वहां पर लोगों की हाइट ज्यादा नहीं होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसका भी प्रभाव वृद्धि पर पड़ता है।
तो इस तरीके से वातावरण का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसके बाद वातावरण का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में क्या संबंध है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पर्यावरण को फिर से एक बार वातावरण को फिर से हम देखते हैं। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। पर्यावरण को दो शब्दों से मिलकर के पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढका हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिख रही हैं वो सब क्या है, वातावरण है या पर्यावरण। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कितना सिंपल से परिभाषा है रॉस का कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वातावरण में वे सब तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण में भी सभी तत्व आते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा में क्या है, वातावरण में वे सभी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद एनास्टॉसी का क्या कथन है, वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं, यानी कि आपका स्कूल, आपका घर परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपकी मित्र मंडली, ये सब क्या है, बाह्य तत्व हैं। यह वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। फिर है इस दृष्टि से वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अब वातावरण पर बालक पर वातावरण का प्रभाव, एक बच्चे पर वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी अभी आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे शारीरिक अंतर पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर पड़ता है, ये तो अभी आपने देख ही लिया। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, अपने आसपास जिस तरीके का उसके वातावरण होगा, जिस प्रकार की सोच उसके माता पिता की, उसके मित्रों की, उसके टीचर्स की होगी, उसके आस पड़ोस के लोगों की होगी, बच्चे की भी बुद्धि उसी प्रकार की होगी। व्यक्तित्व पर प्रभाव, बिल्कुल व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे का जो वातावरण है, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा है और वह लोगों को प्रभावित करते हैं, तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरा भी व्यक्तित्व अच्छा हो। और इसके उलट अगर बच्चे के आसपास ऐसे लोग हैं जो हिंसा करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, तो शायद बच्चे का व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आसपास का वातावरण होता है बच्चे का, वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसके जीवन के विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में। फिर देखिए अनाथ बच्चों पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता है वातावरण का। अगर उन्हें अच्छी परवरिश मिल गई या अनाथालय अच्छा मिल गया या किसी ने उन्हें गोद ले लिया, तो उन बच्चों का क्या होगा, भविष्य सुधर जाएगा, वातावरण अच्छा मिल जाएगा, तो वह भी सामान्य बच्चों की तरह ही अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। फिर जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, बिल्कुल वातावरण का जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जुड़वा बच्चे भले ही देखने में उनकी आंख, नाक, कान सब सेम होगी, या ये कह सकते हैं कि वो उनकी हाइट भी सेम होगी, लेकिन उनका आप देखोगे उनका जो नेचर है वो अलग अलग हो। क्योंकि अगर जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों एक क्लास में पढ़ना जरूरी नहीं कि दोनों के सेम दोस्त हों, उन बच्चों के अलग अलग दोस्त होंगे और जिस तरीके का दोस्त उन्होंने बनाए हैं आप देखोगे उनका नेचर भी उसी प्रकार का होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जुड़वा बच्चों पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। कोई बच्चा, उन्हीं दोनों बच्चों में से कोई शरारती है और कोई बिल्कुल शांत स्वभाव का है। इसके बाद देखिए बालक का बहुमुखी विकास होता है पर्यावरण के द्वारा ही या वातावरण के द्वारा ही होता है। तो यह बिल्कुल सही है, जिस प्रकार का बच्चे को वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से उसका विकास होगा। अब देखिए इसके बाद वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध क्या है आपस में। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध बीज तथा खेत जैसा होता है, बीज तथा खेत के समान होता है। एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं। अगर आपके पास ढेर सारा खेत है और उस खेत में डालने के लिए बीज नहीं है तो किसी काम का होगा वो खेत। और इसके उलट अगर आपके पास बीज है और आपके पास खेत ही नहीं है उस बीज को बोने के लिए, तो यह बीज किसी काम का है नहीं।
तो उसी प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ व संतुलित हो। यानी कि एक स्वस्थ बीज होता है, कोई भी बीज जब एक किसान बोता है खेत में, तो वह केवल और केवल बीज को बोने के बाद छुट्टी नहीं ले लेता है। उसके बाद उसको पानी, खाद समय समय पर उसको ये सब मिलने चाहिए, उसका ख्याल रखना पड़ता है, तब जा करके एक पौधा तैयार होता है। तो वातावरण जब अच्छा मिलेगा, जब उसको समय समय पर उसको जो भी चीजें चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट सही चाहिए, यानी कि मौसम सही चाहिए, तब वह बड़ा हो पाता है। यानी कि वातावरण का क्या होता है, एक पौधे के विकास में भी बहुत अहम रोल होता है, या वृद्धि में अहम रोल होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है, इसका गहरा संबंध होता है। देखिए, अब यहाँ पर एक स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। अच्छी खाद, समय पर पानी, धरती की तैयारी, निराई गुड़ाई आदि वातावरण की सृष्टि करती है। तो इस तरीके से खाद के साथ पानी, अच्छी तैयारी, निराई गुड़ाई, ये सभी चीजें करनी पड़ती है, तब जा करके फसल तैयार होती है। फिर देखिए, वुड तथा मोरेक्विस ने क्या कहा है, वुडवर्थ तथा मोरेक्विस ने क्या कहा है, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। बालक के विकास पर न केवल वंशानुक्रम का बल्कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण का प्रभाव होता है, वास्तव में वह जैविक देह और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। अब देखिए, इसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व। तो देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। बालक को जो कुछ भी मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, यानी कि माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होते हैं, माता पिता से क्या क्या चीजें, अगर माता पिता, आप देखोगे कि माता पिता से बच्चों को जो जीन्स मिलते हैं वही होता है वंशानुक्रम। तो देखोगे माता पिता के बच्चे जो होते हैं, उनकी नाक, उनकी वृद्धि, उनका जो शरीर का रंग है, वो सब माता पिता से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। तो ये होता है वंशानुक्रम, यानी कि माता पिता की तरह ही वह दिखते भी हैं और कुछ कुछ उनकी सोच भी उसी प्रकार की होती है। अब देखिए, उनका विकास वातावरण में होता है। बच्चों का विकास कहाँ होता है, वातावरण में ही तो होता है। बच्चों का विकास घर में, आस पड़ोस में, बच्चों के साथ, इसके अलावा विद्यालय में, यहीं पर तो होता है। तो उसका विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। तो उसको मूल प्रवृत्तियां तो मिलती है अपने माता पिता से, लेकिन उसका विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है, तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर कहा गया है, अगर बच्चे में बौद्धिक शक्ति नहीं है, यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ तो वह, आप कह सकते हो, मंद बुद्धि बालक था या जड़ बुद्धि बालक था। तो अगर जब उसकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं है, उसकी उसकी जो मानसिक शक्ति है वो कमजोर है, तो क्या वातावरण में रह करके वह बहुत अच्छा बन जाएगा या फिर वह विद्वान बन जाएगा? ऐसा नहीं है। यही यहाँ पर समझाया गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान महत्व है। और अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, लेकिन वह ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर उसके इंटेलिजेंस का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा, ना तो उसको सही से पढ़ाई, ना तो उसको सही से पढ़ाया जा रहा है, ना तो उसको कोई भी संसाधन नहीं दिया जा रहा, तो बच्चे की इंटेलिजेंस क्या हो गई, बेकार हो गई। तो इस तरीके से चाहे वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण हो, दोनों एक दूसरे पर क्या निर्भर है। अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व। हमें साधारणतया यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और हमें साधारणतः यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में किसका ज्यादा महत्व है। तो देखिए, वंशानुक्रम का या वातावरण का। तो यह प्रश्न बेतुका है और इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह प्रश्न पूछना यह पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि एक गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, उसके अंदर इंजन भी होना चाहिए। इंजन रहेगा तभी तो उसमें पेट्रोल हम डाल करके उस गाड़ी को चलाएंगे। तो जितना महत्व इंजन का है, उतना ही महत्व क्या है, पेट्रोल का भी तो है। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे ही जो वंशानुक्रम और वातावरण है, ये भी इसी प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से बालक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है, जिस प्रकार से एक मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने वंशानुक्रम और वातावरण पूरा देख लिया। वंशानुक्रम के सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिए।
तो इस तरीके से आज पूरे का पूरा जो आपका ये चैप्टर है इसको मैंने एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा के आपको खत्म कर दिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज के 5 मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी और सारे की सारी वीडियोस मैं आपको जल्दी से दे करके आपका ये सीडीपी पूरा खत्म कर रही हूँ ताकि आप लोग तैयारी को बेहतर बना पाएं और जहां कहीं कोई भी समस्या आए आप कमेंट करके हमें बता पाएं। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि आपने वीडियो को शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं और आप लोग मेरी मेहनत को भी सराहते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, अपने 5 से 6 मित्रों को भी शेयर कर दिया करें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाया करिए और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करिए। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको ऑल वीडियोस की लिंक मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक विषय की और आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, टारगेट यूपी सर्च करके वहां पर आपको टीयूसी लिखा हुआ हमारा येलो कलर का लोगो मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहां पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाना हमारा काम है क्योंकि आप जो सपना देख रहे हो वो आपका सपना नहीं, आपके माता पिता का सपना है, आपके परिवार का सपना है, हमारा सपना है। आप लोग जल्दी से जल्दी मेहनत करके शिक्षक बने और अपने सपने को साकार करें, अपने माता पिता के सपने को साकार करें, यही हमारी कामना है और लगातार इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर इस सपने को साकार करेंगे, शिक्षक बनने के सपने को साकार करेंगे और अपने माता पिता का नाम, हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।